नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। कल एक दिक्कत आ गई थी जो कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था कि ये वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, अपलोड हो जा रही है लेकिन ये अपने आप से डिलीट हो जा रही है, शो नहीं कर रही। ठीक है, तो ये दिक्कत है, मैंने 2-3 बार किया था लेकिन नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने लास्ट टाइम किया था तो ये एक बार हो चुकी थी। ठीक है, एक बार अपलोड हो चुकी, फिर मैंने इसको अलाउ भी किया था तो ये फिर पब्लिक हो गई थी। फिर आप लोगों ने इसको देखा भी होगा तो आप लोग इसको देख के स्कोर बताइएगा कि आपका कैसा गया, कितना आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। एक खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने देखते ही देखते सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता भी कंप्लीट कर ली है। ये आज सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, जो बच्चे नए हैं बता दिया जाए कि इसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित वीडियो हो चुकी है। अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता आज डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद कल से हम लोग वैदिक सभ्यता डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और बता दिया जाए कि जो इस वीडियो पर नए हैं उनके लिए है, उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको सुबह एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलती है जो कि 7 साढ़े 7 से 8 के बीच में देखने को मिलती है। आप 8 बजे तक आपको वो वीडियो हर हाल में मिल जाएगी और अगर कुछ दिक्कत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो 8 बजे तक वो वीडियो मिल जाती है जिसमें आपको एडिटोरियल या फिर कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि एक किसी समाजशास्त्र या किसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है उनके प्रोफेसर के द्वारा जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। वो आंकड़ों के साथ सारी चीज़ें लिखते हैं और मतलब कि एकदम प्रूफ के साथ सारी चीज़ें, तो उनके बारे में डिस्कस किया जाता है जिससे आपको बहुत ही नॉलेज मिलता है। उसको देखना ही देखना चाहिए। जो एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो उनको तो ठीक है, उनके तो क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो नहीं भी देख रहे हैं एग्जाम के लिए उनको देखना चाहिए। एक बार आप उस वीडियो को देखिए, एक बार उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो देखनी चाहिए। इतना सारा उसमें ज्ञान मिलता है कि इतना सारा चीज़ें बताई जाती हैं। आप एक बार देख के उसको आप एकदम अंदर से खुश हो जाएंगे उस वीडियो को देख के, जितने उसमें आंकड़े और जैसे जैसे तरीके बताए जाते हैं कि क्या समाज में दिक्कत है। सामाजिक ही वीडियो रहती है तो समाज में क्या दिक्कत है, नदियों का क्या प्रॉब्लम है, कोयला कैसे होता है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ाने में। आप लोगों को भी पढ़ के उसमें बहुत मज़ा आएगा। और फिर आपको एक 4 बजे वीडियो देखने को मिलती है जो कि ये वीडियो रहती है। हम लोग जो घटना चक्र डिस्कस करते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता आज से कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कल वैदिक काल कंप्लीट करेंगे। और एक वीडियो आपको 8 बजे साढ़े सात बजे आपको शाम को देखने को मिलेगी, 7:30 से 8 के बीच में। ये क्या होता है, इसमें हम पॉलिटी का सेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें मैं खुद अपने आप को पॉलिटी के बारे में की सारी चीज़ें बताती हूँ। तो हमने आज नीति निर्देशक तत्व तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे उसमें मौलिक कर्तव्य। और एक चीज़ है, मैं इसको एक चीज़ और सोच रही हूँ, मुझे लगता है कोई जैसे कि हम लोग पॉलिटी वाले वीडियो में जैसे कि मैंने नीति निर्देशक तत्व कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता है कि आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ाने के बाद मुझे कम से कम 10-15 क्वेश्चन इसमें डालने चाहिए ताकि आप चेक करें कि आप सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर आधारित। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस डायरेक्शन में है, सही चल रही है या नहीं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या ये चीज़ सही है। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा क्या हुआ है, इसमें देखिए पूछा हुआ है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? पहला लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और सुटकोटा। ये यूपी आरओ 2013 का क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के इसका आंसर दीजिए और चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप अपना स्कोर बताइए। ठीक है, धौलावीरा नगर आयताकार पर है। इस नगर को 3 भागों में या 3 किलों में विभक्त किया गया है। एक उच्च किला है, फिर एक मध्य पे है और एक निचले स्तर पर है। इसमें आम लोग रहते थे और इसमें उच्च लोग रहते थे। इसमें मीडियम में जैसे कि इसमें श्रमिक और शिल्पकार ये सारी चीज़ें रहते थे। इसमें क्षत्रिय पंडित ये सारे लोग रहते थे और इसमें जो लोग उच्च और निम्न दोनों के प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो निम्न से देखो, यहाँ पे उच्च लोग रहते थे, यहाँ पे मध्यम वाले लोग रहते थे और यहाँ पे निम्न लोग रहते थे। जो इससे उच्च थे तो वहाँ रहते थे, जो इससे निम्न थे वो यहाँ रहते थे। ठीक है, अब क्लियर है? बता दी सारा चीज़ बता दीजिएगा। अरे बताइएगा आपका आंसर कौन है, आपका आंसर कैसा है, सही है या गलत है, बताइएगा। धौलावीरा इसका आंसर सही है। देखिए, आप लोग ना क्या करते हैं कि स्कोर नहीं बताते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं और जब आप अपनी गलतियाँ छुपाते हैं तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको अपना स्कोर बताने में क्या दिक्कत है पता है? आप अपना स्कोर बताएंगे तो लोगों को फेस करने की आपको ताकत आ रही है। भले ही आप 3 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कम से कम सही तो कर रहे हैं ना। और नहीं भी सही कर रहे हैं तो आपके अंदर ये क्षमता है कि आप दूसरे को, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी पर आलोचक भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई आपकी आलोचना भी करेगा तो आप उसको स्वीकार करने के लिए सक्षम होंगे। अपनी गलतियाँ बिल्कुल नहीं छुपानी है। जो भी आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐड करवाना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आप इसका स्कोर जरूर बताइए ताकि आपको ये पता चले कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं और आप लोगों को फेस कर सके। ठीक है, आपके अंदर एक आंतरिक पावर आएगी और आप इतना खुश हो जाएंगे ना, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके अंदर एक अलग सी खुशी आएगी। ठीक है, जैसे हम कोई गलती करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान से इसको देखिएगा।
आप कभी ना कभी कोई ना कोई गलती सबसे होती है, ठीक है। और जब हम कोई गलती करते हैं घर पे, मान लीजिए कोई गलती कर दी है, और उस गलती को जब हम अपने बड़ों के साथ बता देते हैं, बड़ों के साथ शेयर कर देते हैं, तो आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। मतलब घर के लोग जान गए, थोड़ी बहुत डांट मिली, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको अलग सा सुकून मिलता है कि हाँ घर के लोगों को पता है। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे यही चीज़ें हैं। आप एक बार शेयर, कोई भी गलती करें और शेयर करके देखिए, आपको एक अलग मतलब सुकून मिलता है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, और ये पता चल जाता है कि हाँ घर वालों को सारी चीज़ें पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोई, आपने कुछ कांच वाँच का तोड़ दिया, क्योंकि जब सारी चीज़ें टूटती हैं तो मम्मी से थप्पड़ जरूर पड़ता है सबको। तो ये सारी चीज़ें जब टूटती हैं, तो अगर आपने तोड़ दिया और मम्मी को बता दिया कि हाँ हमने तोड़ दिया, तो आपको वो कम पीटेंगी, लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर तो ज़्यादा पीटने वाले हैं ना हम लोग। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों में के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो आप लोग इसको, जिसको ध्यान से पहला क्वेश्चन देखा होगा उसको पता होगा। मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। तो इसका आंसर है डी, धौलावीरा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये देखिए, इसमें बताया गया है कि धौलावीरा नगर आयताकार था। तो पहली बात ये देख लीजिएगा कि ये आयताकार बना हुआ था, ठीक है, आयताकार बना हुआ था। और इस नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, एक मतलब उच्च पर, फिर मध्य पर, फिर उसके बाद निम्न पर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? यानी कि उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2020 या 21 के उसमें पूछा गया है। आप लोग इसको देखिए, ये आईएएस में, मतलब कि यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। तो ये कहाँ है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी, आप लोग अपना आंसर देख के ही सब कुछ देखा करिए, ठीक है। ये जो डिटेल बताया जाता है, धौलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे, धौलावीरा के। और यहाँ पे लोग बांध बनाकर जलाशयों को संग्रहित करते थे, यानी कि बांध बनाकर एक जगह जल को इकट्ठा करते थे। जैसे कि आपकी सरकार कह रही है कि बारिश के पानी को मतलब जो बारिश में जल आता है या पानी आता है, उसको छत पर इकट्ठा करिए, फिर उसको किसी न किसी प्रकार से यूज़ करिए, खेतों के सींचने में या फिर और किसी माध्यम से, ताकि भूमिगत जल पर थोड़ा सा मतलब उसको राहत मिले, ये बताई जा रही है। तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, धौलावीरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आपका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हड़प्पा स्थल सनौली से प्राप्त हुआ है, यानी कि हड़प्पा का एक स्थल है जिसका नाम है सनौली। अब इसको ध्यान से देखिएगा, इससे क्या प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त हुआ? मानव समाधान, पशुओं का समाधान, आवासीय समाधान, रक्षा दीवार। यूपी लोअर सब प्री 2004 का क्वेश्चन है, तो इसको बताइएगा। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जो लोग यूपी से दे रहे हैं, यूपी का एग्जाम यूपी पीसीएस देंगे, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के, पहली बात तो ये पूछा जाता है किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, किस जिले में है, तो बागपत जिले के बरौद तहसील के सनौली गांव में, ठीक है, एक हड़प्पन स्थल पाया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम एक ही स्थल को ज़्यादा जानते हैं, आलमगीरपुर, है ना। तो ये पूरा तत्व से क्रमबद्ध रूप से पाया गया है। इसमें क्या है, 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, और मानव समाधान जो कि उत्तर से दक्षिण दफनाए होते थे, और इनके साथ कुछ मतलब जो उनकी दैनिक वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई हैं, और इनके साथ मतलब कि जो गहने हैं वो भी प्राप्त हुए, गहने ज़्यादा बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए। ये लोग क्या करते थे, ऐसे दफनाते थे उनको उत्तर से दक्षिण, किसी मरे हुए मतलब कि किसी मृतक को ऐसे दफनाते थे। उसके बाद क्या होता था कि इसके साथ वो सारी चीज़ें रखते थे जो वो पर्सन यूज़ करता था, जैसे कि डेली यूज़ की वस्तुएं, जो जैसे खाना, कुछ बर्तन, और कुछ खाना पकवान वगैरह बना के भी, और कुछ जानवर भी। तो इनको लगता था कि मरने के बाद इसको काम आएंगे ये सारी चीज़ें, उनका मतलब कि जानवरों के साथ अपना टाइम व्यतीत करेगा, फिर खाना खाएगा, गहने रखेगा, मतलब पहनेंगे। तो इस वजह से ये लोग उनके साथ जो उनकी वस्तुएं थी सारा दफन कर देते थे, ठीक है। क्लियर है आपको? तो ये है आपका, इसमें क्या प्राप्त हुआ है। तो यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है मानव समाधान, ठीक है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें बोल रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, यानी कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा है। यूपीपीसीएस प्री 2006 का क्वेश्चन है। तो मिस्र में, मेसोपोटामिया में, ये मेसोपोटामिया होगा, ठीक है, मेसोपोटामिया नहीं होगा, ये वाला सा होगा, मेसोपोटामिया में। उसके बाद मध्य अमेरिका में, फिर उसके बाद भारत में, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर, आप लोग वीडियो को रोक के चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था, और 1900
1922, ठीक है, 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, वर्तमान कहाँ है, लड़का पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, वहाँ पर कपास के सूत की प्राप्ति हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी कपास के सूत की प्राप्ति? मोहनजोदड़ो में। किसने इसका उत्खनन किया था? तो इसको मतलब खनन किया, इसका मतलब जो इसको खोदा था तो वो थे मोहनजोदड़ो, जिसने इसकी पहचान की थी मोहनजोदड़ो की, वो है राखालदास बनर्जी कंपनी थी 1922 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो इसका आंसर आप बताइएगा, इसका आंसर है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। देखिए ये इसमें पूछा हुआ है कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा मिली है? ठीक है, जो कुबड़ वाला बैल बना होता था उसकी मुद्रा कहाँ से मिली है? तो हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल, मोहनजोदड़ो, ये RS का यानी कि राजस्थान प्री का क्वेश्चन 2008 का। ठीक है, 2008 का, तो इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, वीडियो को रोक के आप इसका आंसर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की भूरी भूरी प्रशंसा है मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों के उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई दी वह अपूर्व थी। यानी देखो क्या है कि हम लोग जब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, एक मतलब कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको NCERT वगैरह कुछ पढ़ेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि एक बैल की आकृति बनी हुई है जो कि उभार के थोड़ा बनाया गया है। ठीक है, तो उसकी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की थी। यही है। तो ये लोग जो मुहरों का प्रयोग करते थे उसमें मोहनजोदड़ो, उसमें कुबड़ वाले बैल बने होते थे। और ये साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लड़काना जिले में है वर्तमान में। और फिर इसकी खुदाई किसने की? तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। तो इसका आंसर डी है मोहनजोदड़ो। किसका सही है बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया और इसका आंसर आप दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। ये UPPSS मेंस 2009 का क्वेश्चन है। बताइएगा इसमें कौन सा आंसर सही है। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े की अस्थि के अवशेष मिले हैं, लेकिन उसका अंकन मोहरों पर कभी नहीं था। ठीक है, मोहरों पर कभी नहीं था, यानी कि उसका अंकन मोहरों पर उसका अंकन नहीं था, लेकिन हाथी और भेड़ और बैल का था, घोड़े का अंकन नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि सुरकोटरा से मिले हैं, उसके अस्थियां मिली हैं घोड़े की, लेकिन उसका अंकन मोहरों पर कभी नहीं था। ठीक है, तो ये आंसर किसका सही बताइएगा। UPPSS 2009 का क्वेश्चन है मेंस का। अब ये है आपका 8वां क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। देखिए इसमें क्या पूछा हुआ है। देखिए इसमें पूछा हुआ है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कौन सा ऐसा पशु है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया? वो नहीं पाया गया तभी उसके अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये है शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। ये छत्तीसगढ़ PCS 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके में चलिए देख लेते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों के मतभेद है। मतलब देखिए घोड़े का मोहरों पर अंकन नहीं था, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि अस्थियां सुरकोटरा से प्राप्त हुई हैं घोड़े की, लेकिन इसमें मतभेद थे। ठीक है, दोनों में मतभेद थे कि घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं कि नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंधों में विद्वानों के मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन को बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का नहीं है। ठीक है, उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए प्रश्न उत्तर ए। देखिए आप जैसे सुरकोटरा देखेंगे जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे अगर आप NCERT पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि घोड़े के अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं, और ये UPSC का क्वेश्चन है। ठीक है, UPSC आप देखेंगे तो UPSC का क्वेश्चन है ये। और लेकिन आप मतलब बाघ और चीते का भी साक्ष्य मिला है, गाय और हाथी का भी मिला है, बट किस चीज़ का नहीं मिला है? शेर का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कि छत्तीसगढ़ PCS 2011 में पूछा गया है, इसका आंसर है ए, आंसर ए शेर। ठीक है, इसका भी मिला है, इसका भी मिला, इसका भी मिला। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपका आज का 9वां क्वेश्चन। इसमें पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? यानी कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता थी? जिसे सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये थी। तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता थी? ज़्यादातर जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही बसी होती थी। रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। UPPSS मेंस 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बताइएगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होने वाली है, सभी बच्चे इसका आंसर सही ही देंगे। मिस्र की सभ्यता के विकास के लिए
मिस्र की सभ्यता की, क्योंकि हमको पता है कि अफ्रीका में नील नदी है और अफ्रीका में ही मिस्र है, तो मिस्र की सभ्यता अफ्रीका में मतलब नील नदी के किनारे ही पनपी थी, ना, तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। नील नदी की द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता के आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान में है और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का ये क्वेश्चन गलत है तो बिल्कुल परेशान नहीं हो जाए। ठीक है, कोई मतलब एकदम शुरू से सब कुछ नहीं सीख जाता, हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं ना। आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं और बोल दे अरे कैसा क्वेश्चन आ गया, हम तो इसका आंसर नहीं दे पाए, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं वो कई बार पढ़े हुए हैं, तो आप भी लगातार पढ़ेंगे, आप भी मतलब आंसर सही देंगे, तो बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो कि सिंधु घाटी के समकालीन थी, यानी सिंधु घाटी के समय पर ही सभ्यता थी। क्या होता है कि मान लीजिए कि हम अभी भारत में हैं, ठीक है, हम लोग इंडिया में और कुछ लोग जो कि हैं अमेरिका में हैं, तो हम अब जब कभी इतिहास पढ़ा जाएगा तो हम लोग उनके समकालीन हैं, क्योंकि एक ही समय पर एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह जीवन चल रहे हैं। तो यही चीज़ कहा जा रहा है कि ये मिस्र की सभ्यता थी, नील नदी के किनारे अफ्रीका में है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, और इसी तरीके मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, तो इसका आंसर बताइएगा किस किस का सही है। इसका आंसर है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अब हमको सिर्फ पढ़ना है कल वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला यानी कि लिखने की कला कौन सी सभ्यता ने विकसित किया था? तो सिंधु सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सुमेरिया सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये RAS यानी कि राजस्थान का प्री का क्वेश्चन है 1992 का, 1992 का। ठीक है, किसने सबसे पहले लेखन की कला यानी लिखने की कला को विख्यात किया था, ये कहा है। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व की प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। ठीक है, सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि, याद रखिए कौन सी लिपि है, क्यूनिफॉर्म लिपि समानता प्राचीन लिपि माना जाता है। हम लोग अभी किस लिपि का प्रयोग करते हैं? तो देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं, और वो लोग कौन से लिपि का प्रयोग करते थे? क्यूनिफॉर्म लिपि। और ये कहाँ? सुमेरिया, यानी कि सुमेरिया के लोग लेखन शैली का ये माना जाता है कि उन्होंने लेखन शैली का विकास किया था सर्वप्रथम। ठीक है, तो ये कौन सा? आंसर सी। आप बताइएगा, आप अपने स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। भले ही आप 2 या 3 कितने भी करें, आप अपना स्कोर जरूर दें और फिर अपना कॉन्फिडेंस देखें। ठीक है, कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और कैसा लगा आपको वीडियो बताएं, कैसा लगा आपको ये सेशन ये भी बताएं, ताकि मतलब निरंतर ऐसी वीडियो आती रहे। आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जो कि इस बच्चों को जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है। तो आप लोग लाइक डिसलाइक करके फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं। चलिए ठीक है, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।